आज छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन और रोटरी क्लब ऑफ रायपुर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि आज श्रीमती मालती जोशी जी हमारे बीच हैं। एक बार ज़ोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत और अभिवादन करें। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज आपने मुझे आपसे लोगों से मुखातिब होने का अवसर दिया। जिस तरह दुकानदार के लिए, व्यापारी के लिए ग्राहक भगवान की तरह होता है, लेखक के लिए पाठक भी भगवान से कम नहीं होता। और आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ये मेरी अभ्यर्थना है। दो बातें मैं ज़रूर पहले कहना चाहती हूँ, हमेशा कहती हूँ। एक तो ये कि मुझसे किसी युगांतरकारी साहित्य की कहानी की अपेक्षा मत कीजिए। बहुत घरेलू महिला हूँ मैं और बहुत घरेलू मेरी कहानियाँ हैं। इसी घरेलूपन की वजह से साहित्य के मठाधीश मुझे खारिज करते रहे हैं और यही घरेलूपन मेरी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। तो यही मेरी कमज़ोरी है और यही मेरी शक्ति है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि अक्सर मेरी कहानियाँ फर्स्ट पर्सन में होती हैं, मतलब मैं से शुरू होती हैं। तो कृपया ध्यान रखिए कि उस कहानी का मालती जोशी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को गलतफहमियाँ हो जाती हैं। ये दो बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मनी ऑर्डर। डाकिया अभी जीने से नीचे उतरा भी नहीं था कि दादाजी ने आवाज़ दी, गोलू बेटे जाओ तो सबके लिए आइसक्रीम ले आओ। गोलू जैसे इस इंतज़ार में ही था, फट से चप्पल पहन करके आकर के खड़ा हो गया। गौरी को इतना गुस्सा आया, भुक्कड़ कहीं का। आइसक्रीम के नाम से जैसे इसकी लार टपकती है। उसका मन हुआ कि हाथ पकड़ करके उसे रोक ले, पर वो रुकेगा थोड़ी, मम्मी से डांट और पड़वाएगा। इतनी गुस्सा आती है उसे कभी कभी। 1000 रुपये का मनी ऑर्डर क्या आ जाता है। दादाजी ऐसा जश्न बनाते हैं जैसे लाख रुपए की लॉटरी लग गई हो। बेचारे मम्मी पापा 30 दिन इनको झेलते हैं, उनकी कोई तारीफ नहीं होती है। और बड़े पापा का मनी ऑर्डर आया नहीं कि बस दादाजी ऐसे बाग बाग हो जाती है। वो पढ़ने बैठती है तो सारा टाइम उसका इसी उधेड़-बुन में बीत जाता है। मम्मी कहती है इतनी सी उम्र में इतना गुस्सा मत किया करे, लेकिन गुस्से की बात होती तो गुस्सा आएगा ही ना। दीदी आइसक्रीम। पीछे खड़ा गोलू चिल्ला रहा था। इतनी देर में वो लौट भी आया, साइकिल पे गया होगा आइसक्रीम के लिए, तो कुछ भी करेगा वो। दीदी आइसक्रीम मुझे नहीं खानी। सच्ची? कह तो दिया, कितनी बार पूछेगा। दीदी गुस्सा है ये तो वो समझ गया, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। एक साथ 2-2 आइसक्रीम खाने का मौका रोज़ थोड़ी मिलता है। वो झट से अपनी दोनों आइसक्रीम लेके बाहर चला गया। वो किताबों में सिर डालकर गौरी पढ़ती रही। आइसक्रीम समारोह समाप्त होके आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि मम्मी चाय लेकर आ गई। रोज़ की तरह उसके साथ थोड़ा चबेना भी था। दादाजी बोले, अरे आज तो पालक के पकौड़े खाने का मन था। सुबह तुमने पालक ली थी ना ठेले वाले से, तब से ही सोच रहा हूँ अभी बना दूँ। अरे नहीं अब रहने दो, ऐसा करो रात को पकौड़े वाली कढ़ी बना लेना। दादी बोली, अरे वाह, मैं तो सिमइयों की सोच रही थी। अरे तो सिमइयाँ भी बन जाएंगी, ऐसा थोड़ी कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बनती। जिसे जो पसंद आए वो खाए। क्यों गोलू? मुझे तो दोनों पसंद हैं, गोलू बोला। और हमारी गुड़िया को क्या पसंद है? गुड़िया ने जवाब नहीं दिया, किताबों में सिर डाल करके बैठी रही। फिर वो दोनों शुरू हो गए, अब तुम शाम को कढ़ी खाओगे और रात भर ठुल्ल ठुल्ल करोगे, न खुद सोओगे न हमें सोने दोगे। और तुम जो खीर खाओगी और रात को गैस बनेगी तो चूरण मत मांगना मेरे से। उन दोनों की बहसबाजी शुरू हो गई थी। उसमें कोई मुद्दा नहीं होता है, उनका टाइम पास होता है। लेकिन बेचारी गौरी, उसके तो पढ़ने में डिस्टर्ब होता है ना।
अब ले दे के यही कमरा है उसके पढ़ने के लिए। मम्मी का कमरा तो पूरा गोदाम बना हुआ रहता है और उसमें गोलू की किताबें फैली रहती हैं। बाहर के कमरे में मम्मी बैठने नहीं देती, कहती अरे एक तो कमरा ढंग का रहने दो, घर में कोई भला आदमी आए तो उसे मैं कहाँ बिठाऊंगी। सच, हर घर में बच्चों के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए। उसे बड़े पापा का बंगला याद आया। ऊपर की मंजिल पे दोनों भैया लोगों के अलग कमरे हैं, गेस्ट रूम अलग, नीचे मम्मी पापा का विशाल बेडरूम, विशाल हॉल से लगा बड़े पापा का ऑफिस रूम और दूसरी तरफ बड़ी मम्मी का ड्राइंग रूम जिसमें उनकी किटी पार्टियां होती हैं। लेकिन इतने बड़े घर में दादा दादी के लिए कहीं जगह नहीं। जब से उसे याद आया है, दादा दादी उन्हीं लोगों के पास रहते हैं। बैठे बैठे जब ऊब गई तो रसोई में चली गई। यही ले दे के 2-3 कमरे हैं, आदमी कोई भाग कर जाए भी तो कहाँ। मम्मी बेसन फेंट रही थी, उसे देखते ही बोली अरे बेटा ज़रा बेसन का डिब्बा उठाना, शायद पानी ज़्यादा पड़ गया। उसने मम्मी की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी और वहीं टिक कर के एकटक उन्हें देखने लगी। उसकी उस दृष्टि से असहज होते हुए मम्मी बोली क्या हो गया, मुंह क्यों सूजा हुआ है? क्या बड़े पापा के मनी ऑर्डर का जश्न बनाना ज़रूरी है? क्या मतलब? पकोड़े क्या आज बनना ज़रूरी है? अरे इसमें मनी ऑर्डर कहाँ से आ गया? पकोड़े क्या मैं बनाती नहीं? हाँ वो भी ठीक है, मनी ऑर्डर अभी तुम्हारे पास पहुँचा कहाँ है? वो तो रात को बड़ी अदा से पापा को दिया जाएगा कि लो बड़े ने 1000 रुपये भेजे हैं। मम्मी ये बड़े पापा लोग कौन से ज़माने में रहते हैं? बताओ 1000 रुपये से आजकल क्या होता है? चीज़ों के दाम तो देखो ज़रा, इन दोनों की दवाइयाँ भी 1000 रुपये में नहीं आती होंगी। मम्मी ने बेसन सने दोनों हाथ जोड़ दिए। चुप कर मेरी माँ, ऊट पटांग बके जा रही है, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? एक आध दिन मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देगी तू। उसका मन हुआ कहूँ मम्मी, गुस्सा आता है, मेरा जी जलता है, तभी कहती हूँ तुम दिन रात पिसती रहती हो लेकिन तुम्हारी कभी कोई तारीफ़ नहीं होती, और छठे छमा से वहाँ से कोई चीज़ आ जाती है तो दिन रात उसका बखान होता है। दादी के लिए तो बड़ी बहू जैसे रूप गुण की खान है, जिस से कहेंगी अरे 2 बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं, पर देखो उसे ऐसा लगता है जैसे कल ही ब्याह के आई हो। जब छोटी थी गौरी तो वो भी बड़ी मम्मी को बड़े मुग्ध भाव से देखा करती थी, लेकिन अब वो समझ गई है कि इस खूबसूरती के पीछे कितने साधन हैं, कितने प्रसाधन हैं। अरे सुंदर दिखना, उसके लिए भी सुविधा चाहिए। यहाँ तो मम्मी सुबह कंघी चोटी करती हैं तो दिन भर में दोबारा आईने में झांकने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। गोलू आया बैट उछालते हुए और बिना मम्मी के हाँ की परवाह किए सीढ़ियाँ फलांगता हुआ चला गया। नीली जीन्स और पीली बुशर्ट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। गोलू के लिए कपड़ों की कभी कमी नहीं होती, भैया लोगों के कपड़े छोटे होते ही इधर आ जाते हैं। गौरी को बहुत बुरा लगता है उसका इस तरह से उतरन पुतरन पहनना। मम्मी कहती बेटा इसमें बुराई क्या है? अरे घरों में तो भाई बहन एक दूसरे के कपड़े पहनते ही रहते हैं। वो तो भगवान को धन्यवाद देती है कि बड़े पापा के यहाँ कोई बेटी नहीं है, नहीं तो उसके लिए भी स्कर्ट, सूट, फ्रॉक्स आते ही रहते। पिछले दिनों बड़ी मम्मी ने एक कांजीवरम भेजी थी, बहुत सुंदर थी, महंगी तो क्या होगी ही। मम्मी किसी पूजा में पहनी थी तो उसमें अगरबत्ती छू गई थी। यहाँ वालों को तो वो छेद कहीं ढूंढने से भी नहीं मिला, वो पर वो होगा तो तभी तो वो साड़ी खारिज की गई थी। बड़ी मम्मी ने लिखा था कि गुड़िया के लिए इसका लांचा बनवा देना। गौरी ने साफ कह दिया कि अगर आपको टेलर की दक्षिणा देने का शौक़ हो तो दीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। अब किसी को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा कि इतनी सिलाई खर्च करे अगर इसको नहीं पहनना है। अब कभी कभार मम्मी किसी रिसेप्शन में उसे पहन लेती है। जिस दिन मम्मी वो साड़ी पहनेंगी दादी ज़रूर कहेंगी ये वही साड़ी है ना जो बड़ी ने भेजी। आग लग जाती है गौरी को। मम्मी कहती बेटा आपस में एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? अच्छा बड़ी मम्मी ने कभी तुम्हारी कोई साड़ी पहनी है? मम्मी उदास हो जाती है। तेरी बड़ी मम्मी के लायक कोई साड़ी मेरे पास है भी?
नहीं है ना, तो ठीक है, उनकी उतरन पहनने की क्या ज़रूरत है। मम्मी कहती बेटा क्यों छोटी छोटी बातों में जी जलाती रहती है, हैं? तुम्हारी उम्र है ये सब झेलने की। फिर कभी कभी डांट भी देती हैं, ये फालतू बातों में ध्यान मत दिया करो, हायर सेकेंडरी की परीक्षा देनी है कि नहीं, परीक्षा में ये सब कुछ नहीं आएगा, समझी। हाँ, गौरी भी जानती है कि अगर डॉक्टर होने का सपना पूरा करना है तो हायर सेकेंडरी में अच्छी परसेंटेज लानी है, पीएमटी में अच्छी रैंक लानी है। उसके पापा के पास बड़े पापा की तरह लाखों रुपए थोड़ी हैं कि कहीं भी एडमिशन दिलवा देंगे। सच में भैया लोग बड़े भाग्यवान हैं, जिस विषय में चाहा, जिस कॉलेज में चाहा दाखिला मिल गया, वहाँ से पास होकर के निकलेंगे तो बड़े पापा उनको अमेरिका भेज देंगे आगे पढ़ने के लिए। फिर कोई नहीं पूछेगा कि हायर सेकेंडरी में कितनी परसेंटेज बनी थी, लेकिन उसे तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। लेकिन जब मन लहूलुहान होता हो तो कोई कैसे पढ़ाई करे। परिचित स्कूटर की आवाज़ सुनते ही उसने नीचे झांका, पापा लौट आए थे और अब उसे भान हुआ कि वो बड़ी देर से गैलरी में खड़ी है। उसका इस तरह से छज्जे पर खड़ा होना दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहती हैं बड़े भले घर की लड़कियां कोई ऐसे छज्जे पे खड़ी होती हैं क्या, पर वो क्या करें, शाम को तो दम घुटने लगता है कमरों में। पापा ऊपर आए, उसकी चोटी खींची, फिर हंसते हुए अंदर चले गए। पापा की एक बड़ी अच्छी आदत है, कितने भी थके हारे आए हमेशा हंसते मुस्कुराते घर में घुसते हैं और बच्चों से चुहलबाजी करेंगे, मम्मी से चुहलबाजी करेंगे, दादा दादी के हाल पूछेंगे और फिर फ्रेश होने जाएंगे। उनके आते ही घर का मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है। रात खाना भी बहुत शानदार बना था, पालक के पकोड़े वाली खीर, मीठी सिवैयाँ, भरवा करेले, सूखे आलू, पुलाव। उस शाही सरंजाम देख कर के गौरी के आग लग गई थी। उसका मन हुआ कि खाने के लिए मना कर दे, लेकिन मम्मी पे दया हो आई। बेचारी शाम से लगी हुई हैं, वो मना कर देगी, सब उसे मनाने में जुट जाएंगे, सबका मूड खराब हो जाएगा और खाने का सत्यानाश हो जाएगा। उसने बेमन से ही खाना खा लिया। सब लोगों ने तृप्त भाव से खाया। फिर पापा दादाजी के पास आकर के बैठ गए। थोड़ी देर बात करने के बाद दादाजी ने बड़ी अदा से बंडी की जेब से 500 के 2 नोट निकाले और पापा को दिए। ये बड़े का एमओ आया था आज, रहने दीजिए ना आपके पास, जब ज़रूरत होगी मांग लूँगा, पापा ने कहा। अपनी किताबों में डूबी हुई गौरी कनखियों से सब नाटक देख रही थी। हर महीने ये सीन ज़रूर रिपीट होता है और उसे बड़ी गुस्सा आती है। ए बुढ़िया चल पान खाने चलते हैं, पापा ने कहा तो एकदम हुलस उठी। सच्ची घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी। पापा के साथ थोड़ा ठंडी हवा में घूमना अच्छा लगता है। चप्पल पहनते ही उसने पूछा मम्मी नहीं चलेंगी क्या। अरे नहीं, वो शैतान का होमवर्क करवाएगी ना, दिन भर तो उसके हाथ आता ही नहीं है। पापा के साथ बाहर घूमने जाने में बड़ा मज़ा आता है। उनके पान की दुकान थोड़ी दूर है, लेकिन अच्छा लगता है पापा के साथ घूमना। पापा ने दुकान पे जाके अपने लिए सादा, मम्मी के लिए मीठे मसाले वाला, बच्चों के लिए गुलकंद वाला और दादा दादी के लिए बिना सुपारी वाला पान लगवाया। फिर बोले चल आइसक्रीम खाते हैं, सामने ही पार्लर था। पापा घर जाने तक तो पिघल जाएगी, पास वाले दुकान से ले लेंगे ना। अरे खाएंगे भाई, घर पे तो सबने खा रखी है, हम ही दोनों तो रह गए। फिर वो लोग आइसक्रीम पार्लर में जाके बैठ गए। पापा ने उसके लिए बटर स्कॉच का ऑर्डर दिया और अपने लिए कसाटा का। फिर बोले तूने दोपहर में आइसक्रीम क्यों नहीं खाई। गोलू ने चुगली की ना। नहीं, तेरी मम्मी बता रही थी। और मम्मी एक और बात बता रही थी कि आजकल गुड़िया बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बात बात पे तुनक जाती है। गौरी समझ गई कि उसको इसी समझाइश देने के लिए यहाँ लाया गया है। पान का तो बहाना था, लेकिन वो डरी नहीं, दिलेरी से बोली हाँ पापा, आजकल मुझे बहुत गुस्सा आता है। किस पे बेटा। दादाजी पर। ऑफ ऑल द पर्सन्स दादाजी पर। उन बेचारों ने क्या किया है पापा, उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है बताइए। एक बेटे को तो इतनी ऊंची जगह पहुंचा दिया और हमें गुस्सा नहीं आएगा भला। बेटे तेरे दादाजी ने कोई गलती नहीं की,
बस उनका हिसाब ज़रा गड़बड़ा गया। मतलब उन्होंने ये चाहा था कि एक बेटे को मैं शिखर पे पहुंचा दूंगा, फिर दूसरे को वो अपने आप ऊपर ले लेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। मतलब आधा हिस्सा तो प्लानिंग का ठीक रहा। बड़े भैया एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले गए, हर क्लास में अव्वल आते रहे, स्कॉलरशिप लेते रहे। सबसे बड़ी परीक्षा भी उन्होंने एक झटके में पास कर ली और बढ़िया सी पोस्टिंग मिल गई। बाबूजी को लगा कि उनका श्रम, उनका खर्चा सफल हो गया है, लेकिन इस सुख की छाँव में वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। क्यों? पोस्टिंग होते ही रिश्तों की बाढ़ सी आ गई, एक से एक रिश्ता के मुंह में पानी आ जाए। बहुत दिन तक वो अपने को रोक नहीं सके और एक जगह हाँ करनी ही पड़ी। बहुत अच्छा घर था। उनके मुकाबले के लिए फिर बाबूजी ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। लोग बेटी की शादी के लिए ज़मीन जायदाद बेचते हैं, बाबूजी ने बेटे की शादी के लिए बेचा। लेकिन जिसके लिए ये सब किया वो ना तो इस घर से जुड़ सके, ना इन लोगों से, बल्कि अपने माँ बाप को कोसती रही कि मुझे किस दलिद्दर में ला के पटक दिया है। और उनकी बातें सुन सुनकर बड़े भाई साहब ऐसे हीन बोझ से ग्रस्त हुए कि महीनों घर की सुध ही नहीं ली। फिर क्या, थोड़े दिन तो ठीक ठाक चलता रहा। हमने सब्र किया कि चलो नई नई शादी है, अभी उनको तंग करना ठीक नहीं, लेकिन कब तक? घर की हालत डामाडोल होने लगी। मैंने तय कर लिया था कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे, उनको अकल आएगी तो ठीक है। फिर मैंने अपनी पढ़ाई अदबीस में छोड़ दी और नौकरी कर ली। वो तो तुम लोगों के भाग्य से विभागीय परीक्षा देते देते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, नहीं तो शायद अभी तक क्लर्की ही करता होता। बड़े पापा तब पैसे नहीं भेजते थे क्या? अरे बहुत बाद में भेजना शुरू किया। पहले 500 भेजते थे, अब 1000 भेज रहे हैं। उनके वैभव का इतना सा ही अंश अम्मा बाबूजी के हिस्से में आया है। इसी में वो अपने कर्तव्य की इतिपूर्ति समझते हैं। पापा आप नाराज़ तो होंगे, पर एक बात कहूँ, बड़े पापा से कहिए कि कर्तव्य का रेट थोड़ा बढ़ा दें। 1000 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता। बेटा अब वो 1000 भी कहाँ। मतलब पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा किसी से कहोगी तो नहीं? दादाजी से तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ क्या? तुम्हें मालूम मैंने 2 साल पहले सोनू की मणिपाल में एडमिशन हुई थी। एडमिशन में बहुत खर्चा हुआ था। उसके बाद इस साल मोनू की मेडिकल में हुई है और भाभी का आग्रह था कि दोनों बच्चे मणिपाल में ही पढ़ेंगे। सोनू से 1.5 गुना ज़्यादा मोनू का खर्चा आया है। और सिर्फ एडमिशन का खर्च नहीं, ट्यूशन फीस है, मेस का बिल है, एयर कंडीशन कमरों का किराया है, हर बार आने जाने का फ़्लाइट का खर्चा है और बच्चों का पॉकेट मनी। भैया तो एकदम घबरा गए हैं। खर्च में कहाँ कटौती करें उनकी समझ में नहीं आ रहा था। एक यही एकमात्र खर्च था जो भाभी को फालतू लग रहा था, इसलिए इसी को बंद किया गया। बड़े भैया ने मुझसे कहा कि 2-3 साल ज़रा तंगी रहेगी, नहीं भेज पाऊँगा। लेकिन मनी ऑर्डर तो आता है, आज भी आया था। वो तो बेटा मैं टूर पर जाता हूँ ना, यहाँ वहाँ से भेज देता हूँ। दादाजी को पता नहीं चलता। बुढ़ापे का यही तो मज़ा है बेटा, वो इतने गदगद हो जाते हैं कि उनको अक्षर भी समझ में नहीं आते। और फिर मैं प्रणाम के सिवा ज़्यादा कुछ लिखता भी तो नहीं। पापा में समझ में नहीं आता कि इतनी उठापटक करने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी 1000 रुपये कोई मायने नहीं रखते। बेटा बात रुपयों की नहीं है, ये मनी ऑर्डर तेरे दादा दादी के लिए संजीवनी है, उनका मानसिक संबल है। ये बात उन्हें एहसास दिलाती है कि उनका बड़ा बेटा उन्हें भूला नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति विमुख नहीं है और छोटे के भरोसे छोड़ करके निश्चिंत नहीं हुआ है। जिस दिन उनको सच्चाई का पता लगेगा ना बेटा, वो टूट जाएंगे। इसीलिए मैंने बड़े भैया से भी कहा है कि आप पैसे भेजें ना भेजें, पर बाबूजी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। लौटते समय रास्ते में पापा ने कहा, अब तो हमारी गुड़िया किसी पे नाराज़ नहीं है ना?
पापा मैं बहुत नाराज़ हूँ। हैं? फिर किस पे? दादाजी पे। अरे वाह, ये फिर मेरी मुर्गी की एक टांग है। इतनी बड़ी रामायण सुनाई, क्या फ़ायदा हुआ? पापा मैं दादाजी पे इसलिए नाराज़ हूँ कि एक बेटे को तो उन्होंने इतना बड़ा दिल दे दिया है और दूसरे को शैतान। पापा ने उसकी पीठ पर एक धौल जमाई और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ज़िंदगी एकदम खूबसूरत हो गई थी। आखिरी शर्त, मैंने जैसा बताया कि अलग ज़मीन की कहानी। चिलचिलाती धूप में दीदी हाँफते हुए घर में घुसी और छूटते ही बोली, ए छोटी जल्दी से तैयार हो जा, सराफे तक जाना है। मैंने कहा चलेंगे भाई, ज़रा बैठो तो, सांस को तो सम पर आने दो, झपताल में चल रही है। अरे अब इस मरी सांस को देखने का मेरे पास फुर्सत नहीं है। मेरा तो ये दम निकला जा रहा है कि इतनी सी देर में ये सब कैसे होगा। और ये लड़के वाले क्या अपने आप को बादशाह समझते हैं? शादी की तारीख भी ये तय करेंगे, सगाई की तारीख भी ये तय करेंगे। अरे कुछ हमारी भी तो सुविधा देखो। लड़की वाले हो गए तो क्या इतने गए बीते हो गए? बस वहाँ से हुक्म छोड़ दिया और तेरे जीजाजी दिल्ली में बैठे हुए कह रहे हैं तुम निपट लो सब, बाकी का मैं आके देखूँगा। अरे दीदी पहेलियाँ तो मत बुझाओ, किसकी शादी की बात कर रही हो? ये लो, मेरे कोई 10-20 बेटियां हैं, तुम मधु की शादी कर रही हो? अरे ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही हो? मधु क्या कोई दूध पीती बच्ची है? इस उम्र में तो हम मधु की माँ बन गए थे। अरे तुम्हारा ठीक था दीदी, तुम्हारे सामने कोई करियर नहीं था, लेकिन बेटी की तो सोचो, वो प्रीलिम की तैयारी कर रही है। इस हंगामे में तो उसकी पढ़ाई का कचरा हो जाएगा। अरे तो उसे क्या करना है? उठा पटक जो करनी है हमें करना, वो बढ़ती रहे बैठ करके। दीदी तुम समझ रही हो ना कि तुम्हारी बेटी IAS की तैयारी कर रही है, UPSC की। ये कोई MA BA की पढ़ाई नहीं है। हाँ मालूम है, ये IAS का कीड़ा तुम ही लोगों ने उसके दिमाग में घुसाया है। अरे वाह, ये अच्छी रही। आपकी ज़हीन बेटी की हम हौसला अफजाई करते हैं तो हमारा गुनाह हो गया है। इतनी ब्रिलियंट लड़की है, हर साल टॉप करती रही है। ऐसी लड़की IAS नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? हम तो बड़ी आशा लगाए बैठे थे कि परिवार में कोई कलेक्टर बनेगा, और इस कलेक्टरनी के लिए हम कमिश्नर दूल्हा कहाँ से लाएंगे? ज़रा ये तो सोचो। अच्छा तो इसके लिए आप उसके करियर चौपट ही कर देंगे हैं? ये तो बहुत अन्याय है दीदी। ये अन्याय नहीं है, समझदारी है। एक बार इन लड़कियों का करियर बन जाता है ना तो फिर वो हाथ थोड़ी लगाने देती हैं, उनके तो पर निकल आते हैं। अरे दीदी लेकिन अब लेक्चर ही झाड़ती रहोगी या तैयार भी होगी? हैं? ये तो हुआ नहीं कि मुझे बधाई देती, घर भर के बारे में कुछ पूछती, बस अपना ज्ञान बघारने बैठ गई। छोटी बहनों का यही तो कर्तव्य होता है। मैं ही एक बेवकूफ़ थी, इतनी दूर से भागी भागी चली आई। बड़ी मुश्किल से दीदी को शांत किया, उन्हें बिठाया और मैं तैयार होने चली गई। रास्ते में भी दीदी का मूड उखड़ा हुआ ही था, लेकिन उनको मनाना बहुत मुश्किल नहीं था। मैंने थोड़ी सी उत्सुकता जता करके लड़के के बारे में पूछ लिया। वो तो जैसे इंतज़ार ही कर रही थी, तुरंत शुरू हो गई। होने वाले दामाद की पूरी वंशावली गिना दी और मुझे बताया कि मधु ने पिछले जन्म में सचमुच बहुत पुण्य किए होंगे, इसलिए इतना ऊंचा ठिकाना मिला है, नहीं तो हम तो वहाँ की सोच भी नहीं सकते थे। पता, अरे इतने ठिकानेदार उनके यहाँ लाइन लगा के बैठे हैं, कोई कोठी दे रहा है, कोई कार दे रहा है, लाखों का दहेज दे रहा है। लेकिन लड़के ने जैसे ही मधु को देखा सारे फ़ोटो वापस कर दिए। बाज़ार पहुँचने तक दीदी का वही राग चलता रहा। अपनी पुश्तैनी दुकान में चढ़ कर के दीदी ने हीरे जैसे दामाद के लिए हीरे की अंगूठी खरीदी, फल फूल मिठाई रखने के लिए चांदी के ट्रे और डोंगे खरीदे, फिर समझन के लिए 3 तोले के मंगलसूत्र का ऑर्डर दिया और दुकान से उतरते हुए मुझे बोली, अरे सास पिटारा ऐसा भेजूंगी कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दीदी को जैसे शादी का बुखार चढ़ रहा था, लग रहा था आज पूरा बाजार ही खरीद डालेंगी। जब बटुआ बिल्कुल खाली हो गया तब उन्होंने घर का रुख किया। मैं भी साथ हो ली, मधु से तो मिलना ही था।
घर में गई तो एकदम सन्नाटा। मधु नहीं है क्या घर में? होगी ना अपने कमरे में। मधु घर में हो और इतना सन्नाटा। एक तो दिन भर उसका ट्रांजिस्टर बजता रहता है और एक उसके साथ वो सुर मिला के गाती रहती है। ट्रांजिस्टर और मधु का गाना, ये तो दीदी के घर के स्थायी भाव हैं। और इतना सन्नाटा, अजीब सा लगा। मधु कमरे में ही होगी ना, मैं जाऊं? दीदी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो याचना भरे स्वर में बोली, देख उससे कोई ऐसी वैसी बात मत करना। वो भरी बैठी है, तू उसके गुस्से को और हवा मत करना। हम बहुत साधारण लोग हैं रे, ऊंचे सपने देखने की कोई अर्थ नहीं है। दीदी तुम सपनों पे तो प्रतिबंध नहीं लगा सकती, बाकी तो तुम अपने मन की कर ही रही हो। सपनों से ज़िंदगी नहीं चलती रे, और सभी सपने पूरे थोड़े ही होते हैं। अब देखिए ये परीक्षा है IAS वाली, कितने लोग इसमें बैठते हैं हर साल, और कितने पास होते हैं? फिर झूठी आशा में उम्र बढ़ाने से क्या मतलब है बताओ? अच्छे लड़के भी हाथ से निकल जाते हैं। दीदी की बात में कोई खास वजन नहीं था, लेकिन उनका गीला स्वर मुझे छू गया। मैं चुपचाप मधु के कमरे में गई। वो कुर्सी पर बैठी निर्निमेष खिड़की के उस पार शून्य नज़रों से देख रही थी। फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास सामने की मेज़ पर खुला पड़ा था और उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। मैंने उसे बाहों में भर लिया और कहा, हाय हनी। अरे तुम तो बड़ी छिपी रिस्तम निकली, हमको हवा भी नहीं लगने दी। उसने मेरी छाती में मुंह छिपा लिया और 2 बूंद आंसू टपका दिए। उसका वो निशब्द रुदन मुझे रुला गया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, है पगली, ऐसे रोते हैं कहीं? चाय पीते हुए मैंने दीदी से कहा, दीदी मधु रो रही थी। अरे शादी की बात पे सभी लड़कियां रोती हैं। दीदी ने निर्विकार भाव से कहा, तुम भी रोई थी, हम भी रोए थे, याद नहीं है क्या? दीदी हम लोग इसलिए रोए थे कि हमारी पढ़ाई अधबीच में छुड़वा दी थी। अम्मा बाबूजी बोले थे कि तुम लोग BA MA हो जाओगी तो हम लड़के कहाँ से लाएंगे। तुम भी वही कर रही हो। मतलब पीढ़ियाँ बदल गई पर मान्यताएं तो वही हैं। हम लोग उन्हें अम्मा बाबूजी कहते थे, बच्चे हमें मम्मी पापा कह रहे हैं, बस यही फ़र्क हुआ है, बाकी तो सब वैसा का वैसा ही है। अरे वारे, वैसा का वैसा कहाँ से है? MPhil है मेरी बेटी, समझी? जो मैंने सहा है उसका 10वां हिस्सा भी मैंने उसको सहने नहीं दिया। और जानती हो मैं क्यों रोई थी शादी के समय? पढ़ाई वढ़ाई के तो ठीक था। मेरी सास ने मेरी गाने बजाने पे पाबंदी लगा दी थी। सगाई के बाद ही उन्होंने जता दिया था, और जब तक जिंदा रही मुझे कभी गुनगुनाने भी नहीं दिया। अब तो खैर मेरी आवाज़ ही मर गई है। लेकिन मैंने मधु को कभी नहीं टोका। उसकी दादी गालियाँ निकालती रही, कभी कभार पापा भी बरसते रहे, पर मैंने ढाल की तरह उसके सामने खड़ी हो गई कि देखो तुमने मेरा गला घोंटा ठीक है, लेकिन मेरी बेटी के साथ ये अन्याय मैं नहीं होने दूंगी। मैंने तो उसकी होने वाली सास से भी कह दिया कि मैं तो पिछली पीढ़ी की थी, इसलिए मन मार के जी गई, मेरी बेटी ये सब नहीं सहेगी। दीदी का तमतमाया चेहरा देख करके मैं स्तब्ध रह गई। प्रसंगवश पुरानी पीड़ा सतह पे आ गई थी। घाव भर गया था, लेकिन टीस अभी भी बाकी थी। मुझे विचार मग्न देख करके वो बोली, तुझे उसकी पढ़ाई की फिक्र हो रही है ना? देख, भाग्य में विद्या होगी तो आगे भी पढ़ लेगी। वो लोग बड़े समझदार हैं। अब रहने भी दो दीदी। शादी के बाद पढ़ना क्या होता है कोई मुझसे पूछे। सारा घर आप पर पहरा देता रहता है, सारा घर आप पर एहसान जताता रहता है, और ताने उलाने अलग। और कभी बदकिस्मती से फेल हो गए ना, फिर तो दुर्गति की कोई सीमा ही नहीं है। दीदी के यहाँ से लौटते हुए मन बहुत भारी था। दीदी की पीड़ा से एकाएक साक्षात्कार हो जाने से मेरे अपने भी कई घाव हरे हो गए थे, और सबसे ज़्यादा दुख तो मधु के लिए हो रहा था। उसका आंसू भरा चेहरा आँखों के आगे से हटता ही नहीं था। अगर हमें बच्चों के पर कतर नहीं है तो हम उन्हें आकांक्षाओं का आकाश देते ही क्यों हैं? घर लौटते समय डर लग रहा था, सबके चेहरे सूजे हुए मिलेंगे। पड़ोस से चाबी लेकर दरवाज़ा खोलना न बच्चों को अच्छा लगता है न बच्चों के पापा को। लेकिन घर का माहौल बड़ा खुशगवार था।
प्रसन्नता की महक आ रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दीदी ने ज़बरदस्ती एक मिठाई का पैकेट थमा दिया था। मिठाई के साथ मधु की सगाई की खबर पा करके जनता खुश हो गई। फिर श्रीमान जी ने एक काजू कतली का पैकेट मेरे सामने खोला और कहा, श्रीमती जी हमारी ओर से भी मुंह मीठा कर लीजिए। अरे वाह, किस खुशी में? अरे आपकी भी बेटी झंडे गाड़ के आई है। ओ मम्मा, आई एम सो हैप्पी कहते हुए शीतल मुझसे लिपट गई। अरे क्या है भाई, बताओ भी तो। तुम्हारी बिटिया को मद्रास कला क्षेत्र में एडमिशन मिल गया है। काहे के लिए? अरे वो क्या एक्सटेंसिव स्टडीज़ इन भरतनाट्यम, गहन प्रशिक्षण जन क्या कुछ ऐसे ही। ये क्या होता है? अरे भाई बताया ना, गहन प्रशिक्षण। 2 साल तक अब तुम्हारी बिटिया मद्रास में रहकर बड़े बड़े महारथियों से डांस सीखेगी। ओ मम्मा, आई एम सो थ्रिल्ड, सो हैप्पी। शीतल फिर मुझसे लिपटने को हुई। मैंने सख्ती से उसे अलग किया और उसी सख्त लहजे में उसके पापा से पूछा, 2 साल वहाँ रहेगी तो पढ़ाई का क्या होगा? अरे भगवान, पढ़ने के लिए ही तो जा रही है, बताया ना, गहन प्रशिक्षण। अच्छा भला तो नाच लेती, अब और प्रशिक्षण की क्या ज़रूरत है? हैं? और नाच करके क्या कर लेगी? MA BA करके कोई क्या कर लेता है? हैं? अरे ये तो सोचो, 400 लोगों ने फॉर्म भरे थे, सिर्फ 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इन 20 भाग्यशालियों में तुम्हारी बिटिया भी है। कब भरे गए थे फॉर्म? मैंने शीतल की ओर आंख तरेर कर देखा। किससे पूछ के भरे गए थे? अरे मुझसे क्या पूछती हूँ, इतनी हाइपर मत हो भाई। वो क्या इतना बड़ा कदम अकेले मन से उठाएगी क्या? मैंने भरवाया था फॉर्म और शायद तुम्हें बताया भी था। झूठ झूठ मत बोलिए, मुझे बताया होता तो मैं कभी हाँ नहीं करती, समझी? मेरा सपना तो उसे डॉक्टर बनाने का है। छी, शीतल ने इतना बुरा मुंह बनाया जैसे उसे उबकाई आ रही हो। मैं नहीं बनूंगी डॉक्टर फॉक्टर, मुझे वो चीर फाड़ ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तो क्या अच्छा लगता है तुमको? पैरों में घुंघरू मार करके मटकना ना। अरे भाई, इसमें क्या बुराई है? अगर उसका मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो ना सही, ज़बरदस्ती है कोई? अरे मेडिकल में ना सही, और विषय तो हैं कि बस नाचना ही रह गया है। देखो, बच्चों पर अपनी पसंद नापसंद लादने के ज़माने लद गए। अब हमें उनकी रुचियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो रखते नहीं हैं कि हम इतने महंगे महंगे ड्रेस सिलवाएं, ज्वेलरी खरीदी है, रियाज के लिए कैसेट प्लेयर और रिकॉर्ड्स खरीदे हैं, ट्यूटर लगाए हैं, और क्या किया जाता है रुचि के लिए? अपनी हैसियत से ज़्यादा ही किया है हमने। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब छोड़ करके उसी में जुट जाओ। शौक़ अपनी जगह है, करियर अपनी जगह। और अगर उसे डांस में ही करियर बनाना हो तो वाह क्या बात है। बिटिया की शादी वादी नहीं करनी है? अभी शादी बीच में से कहाँ आ गई? क्यों शादी नहीं करेंगे बिटिया की? और जब लड़के वाले क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे तो क्या बताएंगे? हाँ साहब नाच लेती है, वो प्रशिक्षण क्या है वो प्राप्त किया है। बड़ा अच्छा लगेगा ना कहते हुए? मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, और इतना सुनने के बाद कितने लड़के शादी के लिए राज़ी होंगे? मनीष की आवाज़ आई, माँ ज़रा उठोगी? मन हुआ कि आंखें कर नींद का नाटक किए पड़े हूँ सच। अब कुछ भी करने की ताकत थी। सोचा कि भी तो ज़रा थका मांदा है, कोई इतनी ज़रूरी बात होगी अभी मेरे पास आया है। इसलिए उन नींदी आवाज़ में ही पूछा, क्या बात है, ज़रा उठोगी प्लीज़? मैंने आंखें खोल कर देखा, मनीष अकेला नहीं था, उसके साथ सुखराम था गद्दों का बंडल लिए हुए। मैं उठकर बैठ गई। बोला, ये टेंट हाउस के गद्दे बहुत पतले हैं माँ, और नए घर का फर्श है, सुबह तक अकड़ जाओगी बिल्कुल, हैं? मैं उठकर खड़ी हुई। सुखराम ने 2 गद्दे उस पर और डाल दिए। गद्दे डाल के बात क्या करेंगे? बातों में सब घर चले गए, सिर्फ मैं और बच्चों के मामा हैं और सुखराम। सुखराम ने 2 गद्दे डाल के सफ़ेद झक चादर बिछाई, एक ओढ़ने के लिए रखी। चादरें तो अपने घर की लग रही हैं रे, और क्या, घर से तो मंगाई, और टाउस की तरह ऐसा रही हैं कि क्या बताएं।
कैसे सो रही थी तुम इतनी देर उस पर? अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, ये सीढ़ियों के ऊपर है, उसी में हूँ मैं और बच्चों के मामा, वहाँ सोएंगे सुखराम बरामदे में। कोई भी ज़रूरत लगे तो आवाज़ देना। और बाथरूम का दरवाजा लाइट खुला छोड़ के जाता हूँ, दरवाजा खुला रहने दो, अंधेरे में कहीं टकराओगी। जय हैं, गुड नाइट। और वो चला गया। नए बिछे बिस्तर पर मैं लेट गई। इतनी देर तक थकान के मारे नींद नहीं आ रही थी, अब उसी के मारे थी। बच्चे की अपने प्रति निष्ठा और चिंता देखकर मन गदगद हो रहा था। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे के लिए खटती है, लेकिन कितनों को इसका एहसास होता है। लेकिन मनीष सचमुच हीरा है, मेरी एक भी बात खाली नहीं जाने देता, हर बात को ऐसे झेलता है। पता नहीं कब किस संदर्भ में मैंने कहा था कि लोग इतने बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए एक कोना नहीं छोड़ते। कहीं भी अलमारी में, सीढ़ियों के नीचे, टेबल के ऊपर, कहीं भी बिठा देते हैं। मैं तो कह के भूल भी गई थी, लेकिन जब इस मकान का नक्शा बना तो मेरे कमरे के साथ साथ एक छोटा सा पूजा घर भी बनवाया गया। और कल सुबह तो उसने मुझे चकित ही कर दिया, आंगन में संगमरमर का एक तुलसी चौरा भी बनवाया है। ये मकान जब बना तो ये कमरा पहले ही दिन से मेरे नाम रजिस्टर्ड हो गया था। वास्तु देवता की पूजा भी इसी कमरे में की गई। और कल उसने अपने पिताजी की एक बड़ी सी तस्वीर ला करके इसमें टांग दी थी, मुझे कहना भी नहीं पड़ा। सच, दुनिया में मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली माँ कोई होगी क्या? कभी कभी मैं यही सोचती हूँ। जब बहुत देर तक नींद नहीं आती तो बाथरूम जाना लाजमी हो जाता है। और इस घर के बाथरूम पे तो मैं एकदम मुग्ध हूँ। यूँ तो मनीष के सरकारी बंगले में भी 3-3 बाथरूम हैं और खासे बड़े बड़े, लेकिन सरकारी बंगलों में वो नफासत, वो सौंदर्य बोध कहाँ होता है। यहाँ तो चॉकलेटी रंग की खुरदरी टाइलें बिछी हुई, खुरदरी इसलिए कि मैं फिसल के गिर ना जाऊँ, और दीवार नीले फूलदार टाइलों से नीचे से ऊपर तक हल्के नीले रंग की छत, नीले रंग की टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन, छोटा सा कबर्ड जिसमें प्रसाधन की सामग्री रखने की व्यवस्था, चमचमाते स्टील के रॉड्स कपड़े टांगने के लिए, चमचमाते स्टील के नल, बड़ा सा गीज़र, नाजुक सा फव्वारा, और ये सब कुछ बल्ब के दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ। मैंने अपने आप से कहा, सुशीला रानी, कभी सपने में भी ऐसा बाथरूम देखा था? मुझे अपने पानदरीबा वाले, उज्जैन के पानदरीबा वाले मोहल्ले के मकान के बाथरूम याद आया। उसे बाथरूम कहना भी उस शब्द की तौहीन करना था। रसोई घर के कोने वाले 2 दीवारों का सहारा लेकर पुरुष भर 2 दीवारें खड़ी की गई थीं, और एक कोने की जगह थोड़ी खाली छोड़ दी गई थी जिस पर पुरानी साड़ी का एक पर्दा टंगा रहता था। वो था हमारा बाथरूम। मैं तो कभी उस पर मन भर के नहा ही नहीं सकी। मैं पूरी रसोई ही बंद कर लेती थी, लेकिन फिर पीछे जाने वालों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी। पिछवाड़े जहाँ के लिए जैसे ही वो टॉयलेट थे, दोनों अपने अपने नाम की तो मजाक बनाते हुए। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए मैं मुंह अंधेरे उठ के ही नहा लेती थी। वो आदत आज तक बनी हुई है। रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह लाइन बंद 3 कमरे थे हमारे पास। बाहर का कमरा दिन में बैठक, रात में बच्चे का स्टडी रूम। बीच वाला कमरा कहने को तो हमारा बेडरूम था, लेकिन पूरा गोदाम बना हुआ था और दिन में भी वहाँ घुप अंधेरा रहता था। और आखिरी कमरा किचन भी, स्टोर रूम भी, डाइनिंग रूम भी और बाथरूम भी। रात को अपने अपने बिस्तरों पर लेटे हुए हम दोनों भविष्य के सपने बुना करते थे, और हमारा सपना बाहर के कमरे में किताबों से जूझता रहता। हर साल जब उसका रिज़ल्ट आता, हमारी छाती गज गज भर की हो जाती। आशा की पतंग ऊंची और ऊंची और ऊंची होती चली जाती। फिर एक दिन नियति की आंधी चली, डोर टूट गई और पतंग भर करके नीचे आ गिरी। हादसा इतना ज़बरदस्त था
कि मेरे तो हाथ पांव ही सुन्न हो गए, लेकिन हाथ पांव हिलाना तो ज़रूरी था। बेटे की 14 साल के बेटे की पूरी ज़िंदगी सामने थी, इसलिए फिर कुछ मैंने हिम्मत जुटाई, कुछ अपनों ने हौसला दिया, कुछ बेटे ने जौहर दिखाया और अपनी गृहस्थी की गाड़ी को दलदल से निकाल कर मैं ज़िंदगी के राजमार्ग पर ले ही आई। जिस दिन उस कबूतर खाने से निकलकर पहली बार मनीष के क्वार्टर में पाँव दिया, मुझे लगा जैसे मैंने आकाश छू लिया है। फिर क्वार्टर बदलते गए, बंगलों में तब्दील होते गए, फिर बंगलों के अनुरूप मालकिन भी आ गई और आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। आज सुख के शिखर पर बैठी हूँ मैं, बस एक ही कसक मन में रह जाती है, काश इस सुख में उनका भी हिस्सा होता। और सिर्फ मन में ही नहीं रहती ये कसक, कई बार क्या अक्सर ही शब्दों में बाहर आ जाती है। मुझे कभी पता नहीं था कि मेरा इस तरह उन्हें याद करना किसी को नागवार गुजरता होगा। वो तो अच्छा हुआ मनीष ने बता दिया, नहीं तो पता नहीं मेरा ये पागलपन कब तक चलता। उस दिन ठाकुर जी के सामने संजय बाती कर रही थी कि चपरासी ने आकर कहा, मम्मी जी साहब याद कर रही हैं। बाहर आई, देखा पोर्च में नीली नको और लाल सुर्ख कार खड़ी है और उससे टिककर खड़ा हुआ मेरा लाडला इतना रौबीला, इतना सजीला लग रहा था कि मेरा मन हुआ भीतर जाके राई नोन ले आऊँ। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरा ये बचपना उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जब्त कर गई। मुझे देखते ही उसने दरवाज़ा खुला, आओ माँ बैठो। बेटा मैं ठाकुर जी तुमने बुलाया तो अरे कोई बात नहीं माँ, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, वहाँ भी तो जूते उतारने पड़ेंगे ना। मुझे गाड़ी में बिठा कर वो दूसरी ओर से आके ड्राइवर की सीट पे बैठ गया। मैंने कहा बेटा बच्चों को भी ले लेती ना साथ में, उनकी माँ को, उन्हें भी घुमाऊंगा माँ, पर पहला हक तुम्हारा। और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और मेरा मन हवा में उड़ रहा था। सरकारी गाड़ी तो बहुत दिनों से दरवाजे पर थी, पर अपनी गाड़ी पहली बार आई थी। और मनीष का ये वाक्य कि माँ पहला हक तुम्हारा कानों में घंटियों की तरह बज रहा था और बार बार मुझे अपने भाग्य पर रश्क हो रहा था और लग रहा था कि कभी मेरी ही नज़र न लग जाए मेरे भाग्य को। हम लोग बिरला मंदिर पर आकर रुके। अंदर आकर ने महावीर जी के दर्शन जी और फिर लक्ष्मी नारायण जी की रूप माधुरी का देर तक पान करती रही मैं। बाद में आके बिरला मंदिर के पीछे वाली सीढ़ियों पर बैठ गए। वहाँ से जगमग करता भोपाल इतना प्यारा लगता है कि उठने का मन ही नहीं होता। और वैसे भी मेरा मन आनंद से इतना ऊब डूब हो रहा था कि कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तभी मनीष ने कहा, माँ हम लोग कल महाकाल जी चल रहे हैं। सच बेटा? ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। तेरे पापा की ना महाकाल जी पे बहुत श्रद्धा थी, नित्य दर्शन का नियम था उनका। आंधी पानी में भी मुझ कहते कि अरे बड़े पुण्यों से इस नगरी का वास मिला है, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पर बेटा मेरा तो रोज़ रोज़ जाना नहीं होता था। सोमवार जाती थी मैं, और सावन के महीने में। औरतों के नियम धर्म तो ऐसे ही होते हैं बेटा, सुविधा से चलते हैं। उज्जैन का नाम लेते ही मेरे मन में यादों का एक रेला सा फूट पड़ा था और मैं बोलती ही चली गई थी। बड़ी देर बाद ध्यान आया कि मनीष एकटक मेरी ओर देख रहा है। फिर मैं गई, उन्हें की राह देख रहा था। बोला, माँ एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो बेटा। मुझे मालूम है माँ कि पापा की महाकाल जी पे बहुत श्रद्धा थी, इसीलिए मैंने एक कार्यक्रम बनाया है। लेकिन कल तुम इस बात की चर्चा नहीं करोगे। क्यों? माँ किसी किसी को पुरानी था, किसी किसी को मतलब बहू को, हाँ ऐसे ही समझ लो। और तुम तो जानती हो कि अगर उसका मूड खराब हो गया तो पूरे कार्यक्रम का कचरा हो जाए। मूड खराब होने की क्या बात है, स्वभाव होता है माँ अपना अपना। अब तुम हर बार पापा को नाम याद कर लेती हो, उनका नाम लेके बैठ जाती हो और उसको गुस्सा आता है। पता है इसीलिए आजकल उसने पापा की पसंद की चीज़ें भी बनाना बंद कर दिया।
कहती मैं इतना मर खप के बनाती हूँ और मम्मी जी वही पुराना राग लेके बैठ जाती है, मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। मुझे आश्चर्य हुआ, पापा का नाम लेने से किए कराए पे पानी कैसे फिर जाता है। मैंने कहा बेटा वो चीज़ें पापा की पसंद की हो या ना हो, यहाँ तो तुम्हारे लिए बनती हैं ना। हाँ माँ, लेकिन ठीक है, इसीलिए मैंने आजकल उनके लिए आग्रह करना छोड़ दिया। लौटते समय मैं बिल्कुल चुप थी, जाते समय मेरा मन गुब्बारे की तरह फूल रहा था, अब जैसे किसी ने उसमें सुई चुभो दी थी। और अब कई चीज़ों के अर्थ मेरे सामने खुलने लगे थे। पहले घर में एक ही टीवी हुआ करता था, अब तो खैर मेरे कमरे में अलग है, बच्चों के कमरे में अलग है, पर एक ही टीवी होता था। हम लोग साथ ही बैठ कर के देखते थे। कोई पुरानी पिक्चर आती होती और मैं कहती मनीष ये तेरे पापा का फेवरेट हीरो है, पता है ये पिक्चर उन्होंने 5 बार तो कम से कम देखी होगी। मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाती थी, मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाती थी और चैनल बदल जाता था, पिक्चर बोरिंग लगने लगती थी। हमें दोनों को बेटी का बड़ा शौक़ था, लेकिन हमारी जीवन बगिया में एक ही फूल खिल पाया था। हमने बेटी के लिए बहुत प्यारा सा नाम सोच के रखा था। जब मनीष के यहाँ बेटी हुई तो मैंने वही नाम आगे कर दिया और पसंद भी किया गया, लेकिन मेरी अकल पे ऐसे पत्थर पड़े कि मैंने उसका इतिहास भी सुना दिया। बस फ़ौरन वो नाम खारिज हो गया कि आजकल इतने लंबे लंबे नहीं, छोटे छोटे नामों का रिवाज है। मनीष का बेटा 6-7 साल का ही है, पर बहुत अच्छा गाता है। इतनी सी उम्र में उसे इतनी सुरों की समझ है और इतनी जल्दी गाने याद कर लेता है कि आश्चर्य होता है। घर में कोई भी मेहमान आए तो उसका गाना तो ज़रूर सुन के जाते हैं। एक दिन मैंने कहा बेटा ये तेरा बेटा भी ना अपने दादाजी की तरह सुरीला है। वो तो परिस्थितियों के कारण विधिवत शिक्षा नहीं ले सके, लेकिन इसे अपन ज़रूर शिक्षा दिलवाएंगे। दूसरे दिन से ही उसके गाने पर बैन लग गया कि गाने बजाने से किसी का पेट नहीं भरता है, पहले घर चलाने की विद्या सीखो। अब बताओ 7 साल का बच्चा क्या समझता है, लेकिन उसका गाना बंद हुआ तो हुआ ही। और एक उदाहरण तो बिल्कुल ताज़ा, एक दिन देखा बहुरानी के हाथ में ऊन और सलाइयाँ हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा बेटा मैं भी ना तुम्हारे पापा जी को हर सालगिरह पे एक स्वेटर बना के देती थी। 16 साल में 14 स्वेटर तो कम से कम मैंने बनाए होंगे। वही सब तो मनीष को कॉलेज में काम आए, नहीं तो उस समय तो नए बनाने की हमारी हैसियत ही नहीं थी। बस वो स्वेटर ठंडे बस्ते में चला गया और 2-3 दिन बाद देखती क्या हूँ, गार्ड, माली, ड्राइवर, अर्दली, रसोइया सब मेरे बनाए हुए स्वेटर पहन के घूम रही हैं। मेहरी के पतिदेव के लिए भी एक स्वेटर मुहैया कराया गया और मेरी प्रश्नार्थक नज़रों को जवाब मिला कि अलमारी में ऐसे ही पड़े पड़े सड़े थे। मैंने कहेंगे और स्वेटर जैसे मैंने कहा ठंडे बस्ते में चला गया। मैंने कहा भी कि लाओ बैठे बैठे मैं बुन देती हूँ, तो बोली कि अरे आजकल कौन घर के बने स्वेटर पहनता है मम्मी जी, बाज़ार में एक से एक रेडीमेड स्वेटर मिलते हैं। ये सारी बातों का, सारी पहेलियों का खुलासा आज हुआ और मैंने निश्चय कर लिया कि अब से उनका नाम किसी भी प्रसंग में नहीं लेना है। बहुत मुश्किल था ये सब, लेकिन घर की सुख शांति के लिए, बेटे के अमन चैन के लिए मुझे ये करना था। अब आज सुबह से ही कितनी बार उनकी याद आई, लेकिन मैंने बिल्कुल मन को ताकीद कर दी कि खबरदार जो उनका नाम लिया। इस कार्यक्रम में मेरी बड़ी बहन भी आई, मेरी देवरानी भी आई और वो बार बार उनका जिक्र ले आती थी और मैंने कोई तूल ही नहीं दिया। जिज्जी तो एक बार आँखें भी भर लाईं, फिर मैंने डांट दिया, घर में मंगल कार्य हो रहा है, तुम टसुएं बहा रही हो, अच्छा लगता है? जीजी का बहुत मन था यहाँ मेरे पास सोने का, मैंने बिल्कुल मना कर दिया। ना खुद सोएंगी ना मुझे सोने देंगी, रात भर बुसीवरती रहेंगी।
शील, तुम ही तो वही कर रही हो ना, तुम ही तो बिसूर रही हो। बिसूरना और कैसा होता है? ये कौन बोला? मुझे शील कहने वाला तो एक ही व्यक्ति संसार में है। दुनिया जहान के लिए मैं सुशीला थी, पर उन्होंने मुझे हमेशा शील कह के ही पुकारा। आज इतनी खुशी का दिन है शील, और तुम इतनी उदास। अब तो कोई शंका ही नहीं रही। वही मखमली आवाज़, वही रेशमी छुअन, वही मदिर देह गंध, इन तीनों ने मिलकर के मेरे मन में बरसों से सोई मानिनी नायिका को जगा दिया। मुंह फुलाकर मैंने कहा, वाह, बड़ी जल्दी याद आई आपको, और बड़े ठाठ से पूछ रहे हैं कि उदास क्यों हूँ। उदासी के सिवाय कुछ बचा भी है ज़िंदगी में? सारी खुशियाँ तो अपने साथ ले गए। ऐसा नहीं कहते शील, मनीष सुनेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। और भला मैंने तुम्हें कौन सी खुशी दी? ज़िंदगी भर अभाव ही तो दिए। हाँ, हीरे जैसा एक बेटा ज़रूर दिया। आज उसने दुनिया भर का वैभव लाके तुम्हारे चरणों में डाल दिया। मैंने तो तुम्हें किराए का एक दड़वा दिया था, लेकिन अपने बेटे की बदौलत तुम आज इस महलनुमा कोठी में अपने घर में बैठी हो। अपना घर ऐसा होता है? अपना घर जहाँ कोई अपने मन की बात भी न कह सके। मन की बात सबसे तो नहीं कहते न शील, वो तो सिर्फ अपनों से कही जाती है, और अपनों ने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया। बोलो, क्या कहना है? मैं तो भरी बैठी थी, छूने भर की देर थी कि छलक पड़ी। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे मन में कितनी शिकायतें, कितने उलाहने, कितना आक्रोश भरा हुआ है। इतने दिन तक मन पर जैसे एक सिल सी रखी थी, उसके ज़रा से हटते ही सब कुछ बह गया। मन फूल सा हल्का हो गया। बड़ी देर बाद होश आया कि इतनी देर से मैं ही बोले चली जा रही हूँ। उधर से तो कोई हुंकारा भी नहीं है। सो गए क्या? मैंने आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं। मैंने बिस्तर पर टटोलना चाहा तो हाथ तट से किसी चीज़ से टकराया। डर से बिलबिला उठी मैं। चोट खाई हथेली को दूसरी हथेली से थामकर बिस्तर पर उठ बैठी। मनीष के नए घर में ज़मीन पर लगे बिस्तर पर मैं बैठी थी, और मेरा हाथ नींद में दीवार से टकराया था। इसी घर में सुबह वास्तु देवता की पूजा हुई थी। उसका अखंड दीप अभी भी जल रहा था। बाथरूम के अध खुले दरवाजे से दूधिया बल्ब की रोशनी छन छन करके बाहर आ रही थी, और ये दोनों प्रकाश दीवार पर लगी उनकी तस्वीर से परावर्तित हो रहे थे। शायद उन्होंने ही ये इंद्रजाल रचा हो। उसके बाद तो नींद आने का कोई सवाल ही नहीं था। सुबह की प्रतीक्षा में मैं दम साधे पड़ी रही। पाँव फटते ही उठ बैठी। चाय की तलब हो रही थी, पर मालूम था किचन में फैलारा पड़ा होगा, वहाँ चाय शक्कर के डिब्बे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान होगा। तो चाय का विचार मुलतवी कर दिया और बाथरूम में चली गई, और नहाकर ही निकली। नहाने के बाद खूब अच्छा लगा, एकदम तरोताज़ा। धीरे से बाहर आई, धीरे से बरामदे का दरवाज़ा खोला और आंगन में चली आई। माली ने कल ही तुलसी चौरे में एक नन्हा सा बिरवा लाकर रोप दिया था। उसी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहा, हे तुलसा महारानी, इस घर को हमेशा हंसता खेलता रखना, दुख की छाया भी इस पर पड़ने मत देना। मैं आँख बंद करके प्रतीक पर प्रार्थना कर रही थी कि लगा पीछे कोई आकर के खड़ा है। मैंने कहा, महाराज, रात के अंधेरे में तो आपने मुझे ठग लिया है। दिन के उजाले में भी चली जाऊं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। सोच लिया था कि पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, पर आभास इतना ज़बरदस्त था कि बहुत देर तक मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो बुरी तरह चौंक गई। मनु, तूने तो मुझे डरा ही दिया था रे। कितने दिनों बाद उसे मनु कह करके पुकारा था। उसकी शादी के बाद से मनीष कहने की आदत डालनी पड़ी थी,
क्योंकि बहू को नौकरों चाकरों के सामने उसे मनु कहना अच्छा नहीं लगता था। बड़ी जल्दी उठाई माँ आज। बेटा मेरी तो रोज़ की आदत है, पर तू क्यों इतनी जल्दी उठाया? थोड़ा सो लेता ना बेटा, कल का पूरा दिन भाग दौड़ में बीता है, आज भी तुझे चैन थोड़ी है। मेहमानों की विदाई, मेहमानों को घुमाना, उनका स्वागत सत्कार। नींद ही नहीं आई माँ, नई जगह थी ना शायद इसलिए। मेरे बगल में बच्चों के मामा खर्राटे भर रहे थे और मैं करवटें बदल रहा था। आधी रात को जाके थोड़ी सी आंख लगी तो एक सपना आया, फिर उसके बाद तो बस सपने में पापा आए थे। अब चौंकने की बारी उसकी थी। तुम्हें कैसे पता चला? अरे बेटा उसमें इतने हैरान होने की क्या बात है? कल पूरा दिन तुम पापा के बारे में सोच रहे थे लेकिन किसी से कह नहीं पाए थे, है ना? तो फिर तो उन्हें सपने में आना ही था ना। सपना और होता क्या है बेटा? हमारी अनकही बातें, हमारी अधूरी इच्छाएं, यही सब आकार धारण करके सपना बन जाती हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो माँ, सच में पापा कल बहुत याद आते। काश आज पापा होते तो कितना खुश होते ना। पापा हैं बेटा, मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पापा हैं, आशीर्वाद रूप में हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी प्रगति देख करके बहुत खुश भी हैं। सच माँ, सिर पर रखा हुआ मेरा हाथ उसने अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। उस समय हम दोनों की आंखें नम हो रही थीं। प्रभात की उस पावन बेला में हम माँ बेटे उस दिवंगत आत्मा को अपनी मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे।